हेलो एवरीवन, आई एम अजित मंडल और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। ये कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का थर्ड अप्रोच या थर्ड थ्योरी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में बताया था कि टोटल 4 कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्योरीज हैं, जिसमें से 2 हमारा रिलेवेंस थ्योरी है और 2 इररिलेवेंस थ्योरी है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, एक हमने पढ़ा था एनआई अप्रोच या एनआई थ्योरी, नेट इनकम थ्योरी, ये हमारा रिलेवेंस थ्योरी था। दूसरा हमने पढ़ा एनओआई अप्रोच या एनओआई, दैट इज़ नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, और ये जो था इररिलेवेंस थ्योरी था। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू, वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये क्या है? ये हमारा रिलेवेंस थ्योरी है। क्या है? रिलेवेंस थ्योरी है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो थ्योरी है ये क्या है? 2 थ्योरी का इंटरमीडिएरीज है। 2 थ्योरी क्या क्या? दैट इज एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच। नेट इनकम थ्योरी और नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का इंटरमीडिएट बीच का जो है थ्योरी हमारा है ट्रेडिशनल थ्योरी या ट्रेडिशनल अप्रोच। अब बीच का या इंटरमीडिएट क्यों इसको बोला जा रहा है, ये आप लोगों को थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। फिलहाल इसका दूसरा नाम क्या है? इंटरमीडिएट अप्रोच या फिर इंटरमीडिएट थ्योरी भी बोल सकते हैं। इसको देने वाले पर्सन कौन है? एजरा सोलोमन। कौन दिए थे इस थ्योरी को प्रोपाउंड कौन किए थे? एजरा सोलोमन। जैसे कि हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर के जितने भी थ्योरीज हमने पढ़ा, सब में हमने एक चीज़ देखा कि इसका जो एजम्पशन था, कुछ एजम्पशंस कॉमन थे, जिसमें से एक एजम्पशन ये भी है कि कॉस्ट ऑफ डेप्ट या डेप्ट इज ए चीप सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स एज कम्पेयर टू इक्विटी कैपिटल। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो डेप्ट कैपिटल जो है वो हमेशा चीप होगा, सस्ता होगा, किससे? इक्विटी कैपिटल से। ठीक है। अब इक्विटी कैपिटल से सस्ता उससे क्या होगा? आगे लिखा है देयरफॉर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए फर्म कैन रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फर्म बाय इंक्रीजिंग द डेप्ट पोर्शन इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर इन ए सर्टेन लिमिट। जैसा कि हमने एनआई अप्रोच पढ़ा था, एनआई अप्रोच का मैंने आप लोगों को इसका लिमिटेशन नहीं बताया, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। एनआई अप्रोच में क्या था, उसमें ये चीज़ बताया जा रहा था कि जैसे जैसे हम लोग डेप्ट पोर्शन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटेगा, और ये हमेशा घटते जाएगा। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी इसी जो एनआई जो अप्रोच में जो लिमिटेशन था, इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए आया। तो लिमिटेशन क्या था कि हम जैसे जैसे डेप्ट का पोर्शन इंक्रीज करते जाएंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमेशा डिक्रीज करेगा। बट ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोल रहा है? यही बात बोल रहा है, बट थोड़ा सा अलग बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हम जैसे जैसे डेप्ट पोर्शन का यूज करेंगे, चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस जो कि है, तो वैसे वैसे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगा, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट। क्या होगा? अप टू ए सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक ही ये डिक्रीज होगा, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगा। एंड आफ्टर द सर्टेन लिमिट ये क्या होगा? इंक्रीज होने लगे, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आगे लिखा बियॉन्ड दिस लिमिट द एडिशनल डोजेज ऑफ डेप्ट में रिजल्ट in an increase in the total value of the firm. Hence, through judicious mix of debt and equity, the overall cost of capital can be minimized and the value of the firm can be maximized. जैसा बताया जा रहा है कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम डेप्ट का डोज जो बढ़ाते जाएंगे, उससे क्या होगा? एक सर्टेन लिमिट तक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होगा एंड वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगा। बट उस सर्टेन लिमिट के बाद ये उल्टा यानी नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, यानी हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज होने लगेगा और वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज होने लगेगा। बट हमें क्या करना है? जैसे कि हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव जानते हैं कि मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स होता है। तो शेयर होल्डर को वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? जहाँ तक, जिस लिमिट तक क्या होगा कि हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो रहा है और फर्म का वैल्यू मैक्सिमाइज हो रहा है, उस पॉइंट को ही हम लोग ऑप्टिमम
उसी पॉइंट पर हम अपना ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन इस प्रकार है कि EBIT कितना है 30,000। EBIT का दूसरा नाम क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम। कितना है 30,000 है। कैपिटल स्ट्रक्चर वो कितना होगा 2 लाख, यानी फॉर्म का जो टोटल कैपिटल होगा दैट इज इक्विटी प्लस डिप्ट होगा वो 2 लाख होगा। 2 लाख से ज़्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा। आगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या रहेगा 1 लाख रुपये तक। 1 लाख रुपये तक जब हम डेप्ट यूज़ करेंगे तब तक हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा 15% होगा, और डेप्ट कैपिटल जो है उस टाइम कितना रहेगा 10% रहेगा। जब हम डेप्ट पोर्शन को 1 लाख से 1.5 लाख के बीच करेंगे उस टाइम हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना होगा 12%। जब हम 1.5 लाख से 2 लाख तक हम डेप्ट पोर्शन यूज़ करेंगे उस टाइम हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा 20% होगा, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना होगा 15% होगा। ये हमने एक एज्यूम किया है क्वेश्चन को समझने के लिए, पूरी थ्योरी को समझने के लिए। आगे हमने लिखा है यहाँ पे कि जो लीवरेज होगा वो हम लोग इस पर कर लेंगे 0%, 20%, 50%, 70% और 100%, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक टेबल बनाया है। टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीवरेज को बढ़ाया गया पहले 0%, 20%, 50, 70 और 100% तक। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है 2 लाख है। ये देखिए इसमें से इक्विटी और डेप्ट 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। पहला 0% अगर डेप्ट लेते हैं तो पूरा का पूरा 100% हमारा इक्विटी हो जाएगा, तो टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर टोटल हो गया 2 लाख। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं 20% है, यहाँ पे हाइड हो गया शायद, 20% अगर लिखते हैं टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का डेप्ट पोर्शन, तो 2 लाख का 20% यानी 40,000 हमारा डेप्ट पोर्शन हो गया, और बाकी बचा 1,60,000 वो इक्विटी पोर्शन हो गया। इसी तरह से जब 50% करेंगे तो 1 लाख, और ये इक्विटी भी होगी 1 लाख, 2 लाख हो गया। इसी तरह से मैंने बाकी का भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। आगे EBIT क्या है वो 30,000 रहेगा। EBIT का दूसरा नाम क्या बताया मैंने आप लोगों को, नेट ऑपरेटिंग इनकम। अब EBIT में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। यहाँ पे हमारा क्या है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना है 10% है। ये देखिए कितना है 10%। तो यहाँ पे डिवेंचर या डेप्ट पोर्शन है ही नहीं, तो 10% यानी तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे है 40,000, 40,000 का 10% यानी 4,000, 1 लाख का 10% 10 है। इसी तरह से सबको लिख दिए हम। अब आगे, अब 30,000 में से 0 माइनस किया तो 30,000 हमारा क्या हो गया EBT हो गया, दैट इज अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर हो गया, या दूसरा नाम इसका हम बोल सकते हैं नेट इनकम। दूसरा नाम क्या है नेट इनकम। यहाँ पे 30,000 में से 4,000 गया तो 26,000, फिर 30,000 में 10 गया माइनस हुआ तो 20,000। इसी तरह से बाकी को मैंने लिख दिया। आगे मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट, दैट इज जिसको लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ अथर्स जो है उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ T से करते हैं। खैर यहाँ जो डेप्ट पोर्शन हमने 0% तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 40,000 लिए थे तो यहाँ 40,000 हो गया, यहाँ 1 लाख लिए थे तो 1 लाख, सारा को लिख दिया दोबारा से। अब मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालेंगे, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला होता है EBT नहीं दैट इज नेट इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया है इस प्रकार से। 15% रहेगा, कितना तक था 1 लाख तक था 15%। तो देखिए यहाँ पे 1 लाख डेप्ट यूज़ कर रहे तब तक 15% है, और कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10% रहेगा, ये रहा 10%। जैसे जैसे डेप्ट पोर्शन 1 लाख से 1.5 लाख करेंगे तो हमारा उसमें था कि डेप्ट कैपिटल होगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगा 12%, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज हो जाएगा 18%। जब हम 2 लाख तक ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15% कॉस्ट ऑफ डेप्ट, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया 20%। कहने का मतलब जैसे जैसे हम डेप्ट का पोर्शन को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो रिस्क है वो बढ़ेगा। जब रिस्क बढ़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा, उस टाइम वो क्या करेंगे ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा मतलब उनका जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वो इंक्रीज हो जाएगा, साथ में कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी इंक्रीज होगा। ये 2 कंडीशन है इस थ्योरी का एजम्पशन है। आगे अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल रहे थे हम लोग, तो EBT हमारे यहाँ पे कितना है, ये है 30,000। 30,000 को कितना डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज 15%, सो आएगा कितना 2 लाख। फिर यहाँ पे EBT कितना है 26,000, डिवाइड कितना से करेंगे 15% से, तो आएगा 1,73,000। इसी तरह से सबको डिवाइड करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब वैल्यू ऑफ द फर्म दैट इज V,
वी कैसे निकलेगा, तो वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दोनों को ऐड कर देंगे तो वैल्यू ऑफ द फर्म निकल जाएगा। तो यहाँ पे है 0 और ये है 2 लाख, तो ये हो गया 2 लाख। ये है 40,000, ये है 1,73,333, जोड़े तो 2,13,333। इसी तरह से सबको मैंने यहाँ पे जोड़ के लिख दिया अलग अलग। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे जैसे हमने यहाँ पे डेप्ट पोर्शन को इंक्रीज़ किया, ये देखिए अभी यहाँ तक समझिए, 40 जब डेप्ट था तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है 2,13,333 हुआ, जो कि पहले कितना था 2 लाख था। फिर मैंने और इंक्रीज़ किया डेप्ट पोर्शन को, तो यहाँ पे हो गया 2,33,333। फिर और इंक्रीज़ किया तो अब क्या हो गया 2,13,333, यानी घट गया। यानी एक लिमिट तक क्या हो गया हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज हो रहा है, और उस लिमिट के बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो एक जो इसका अजम्पशन था, जो एक थ्योरी जो बताता क्रक्स बता रहा था, वो हमने यहाँ पे प्रूव करके भी देख लिया। आगे दूसरा था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो एक लिमिट तक डिक्रीज करता है, फिर वो इंक्रीज होता है, वो भी देख लेते हैं। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म इंटू 100। EBIT हमारा है हर एक कंडीशन में 30 हज़ार रुपया था। इस 30,000 रुपया को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ द फर्म से और इंटू कर देंगे 100 से। तो वैल्यू ऑफ द फर्म हमने यहाँ पे निकाला था यहाँ पे, तो 30,000 को डिवाइड करेंगे किससे 2 लाख से, तो आया 15%। सेकेंड टाइम जब करेंगे 30,000 को डिवाइड करेंगे 2,13,333 से, तो 14.06%। फिर 30,000 को डिवाइड किए 2,33,333 से, तो 12.85 आया परसेंट पे। फिर यहाँ पे आगे इसी तरह से सेपरेटली डिवाइड करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि पहले 15%, फिर 14, फिर 12 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ तक क्या हो रहा है घट रहा है। एक सर्टेन लिमिट तक क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। और जब डिक्रीज हो रहा था उसी टाइम हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो रहा था इंक्रीज हो रहा था। ये देखिए 2 लाख, 2,13,333, 2,33,333। बट इस पोर्शन के बाद, यानी जहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम था उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये बढ़ना शुरू किया तो ये दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज हो रहा है। यानी ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर उस पॉइंट पे होगा जहाँ पे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज KW बोली चाहे तो आप K0 या KO बोली, वो मिनिमम होगा। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कब होगा, जहाँ पे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होता है, उस पॉइंट पे हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, और उस पॉइंट पे ही मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होता है। ये इस थ्योरी का क्रक्स है। आगे आइए, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको एक समराइज फॉर्म में लिखा है। यानी बोलेंगे तो इस थ्योरी का 3 स्टेज होता है। इस थ्योरी का 3 स्टेज है। स्टेज 1 ये फर्स्ट स्टेज, जब हम लोग हर एक स्टेज में हम लोग क्या करते हैं डेप्ट पोर्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जब हम लोग डेप्ट पोर्शन को इंक्रीज करते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट उस टाइम कांस्टेंट रहता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी कांस्टेंट रहता है, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है वो डिक्रीज करता है। साथ ही वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है इंक्रीज होता है। स्टेज 2 जहाँ पे क्या होता है डेप्ट पोर्शन को इंक्रीज करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्ट भी थोड़ा स्लाइटली यहाँ पे छूट गया होगा, स्लाइटली जो है यानी धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी स्लाइटली इंक्रीज होता है। बट इन दोनों में जो तेजी से जो इंक्रीज होगा तो होगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। स्लाइटली धीरे धीरे तो होगा, बट इन दोनों में जो थोड़ा सा जो रफ्तार फास्ट होगा इंक्रीज होने का वो किसका होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का होगा, बट कॉस्ट ऑफ डेप्ट का थोड़ा सा इससे कम होगा। इस कंडीशन में हमारा क्या होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है मैक्सिमम होता है। फिर बता रहे हैं यहाँ पे कि ट्रेडिशनल थ्योरी या ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग फर्म का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगा या ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कब कहा जाएगा, तो जिस पॉइंट पे हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो क्या होगा मिनिमम होगा, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, उस पॉइंट पे हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है।
आते थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि यहाँ भी हम लोग डेबिट पोर्शन को इंक्रीज़ करते हैं, मतलब फाइनेंशियल लिवरेज को, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज को इंक्रीज़ करते हैं। इसमें भी क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट इंक्रीज़ करता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज़ करेगा, बट फास्टर जो होगा वो इंक्रीज का वो होगा इक्विटी का। और यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्रीज़ करता है। चलिए इसको ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं। ये देखिए ग्राफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में हमारा KW दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कांस्टेंट है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्लाइटली धीरे धीरे कम हो रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्लाइटली बढ़ रहा है, या नहीं के बराबर बढ़ रहा है, इसको बोल सकते नेग्लिजिबल बोल सकते हैं हम लोग। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कांस्टेंट रहता है या स्लाइटली इंक्रीज होता है। इस कंडीशन में भी हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो इंक्रीज होता है, बट उतना तेज़ी से नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होता है। तो जिस पॉइंट पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होता है उस टाइम उस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। एंड थर्ड स्टेज होता है इस थ्योरी का, वो क्या है, जहाँ पे तीनों इंक्रीज होते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ डेब्ट भी इंक्रीज करता है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंक्रीज होता है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी इंक्रीज करता है। आई होप कि आप लोग को ये थ्योरी क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रखा है, और ये आप लोग का होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसमें ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किस पॉइंट पे होगा, यानी कौन सा ये जो मिक्सचर यहाँ पे दिया हुआ है, डेब्ट इक्विटी का मिक्सचर आपको दिया है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है। ये जो मिक्सचर है ये बता रहा है कि 0% या 0% जब हमारा पहला डेब्ट है तो 100% इक्विटी है, फिर 10% डेब्ट लिए तो 90% इक्विटी है। इस तरह करके ये क्वेश्चन दिया है, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट दिया है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और आपको बताना क्या है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किस पॉइंट पे होगा, यानी इसमें से किस पॉइंट में ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। थोड़ा सा हिंट के लिए यहाँ पे मैंने एक टेबल बना के रख दिया आप लोग के लिए, इस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे डेब्ट का वेट को लिखना है, इक्विटी का वेट को लिखना है। तो जैसे हमने देखा पहला में क्या था, 0 और 100 था, तो 0 और 100 करेंगे तो 0% यानी 0 हो गया, और 100% यानी परसेंट को इसमें कन्वर्ट करेंगे तो 1 आएगा। पहला दूसरा क्या था, 10% और 90%, तो 10% और 90% करेंगे तो 0.1 और 0.9 हो गया। कॉस्ट ऑफ डेब्ट को हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग को बस इसको लिख देना है पूरा जो एज इट इज़ जैसा क्वेश्चन में रहेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी यहाँ पे आपको लिख देना है, और क्या करना है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है उसको ये जो वेट आया था, ये डेब्ट का जो वेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कितना है, 7% है, और वेट है 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी और उसका वेट, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना 12%, वेट है 1, इंटू करेंगे तो 12 आएगा। अब यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए क्या करें, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 और 12 जोड़ेंगे तो 12% होगा। इसी तरह से सबका यहाँ पे मैंने दूसरा भी निकाल के रख दिया है। आप लोगों को करना है कि टोटल जितना भी है सबका निकालना है, और मुझे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर किस पॉइंट पे होगा वो कमेंट करके बताना है आप लोगों को। एक बार क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।